तो साथियों, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कैसे किया जा सकता है। अभी तक इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि बच्चों में उच्चारण संबंधी तमाम प्रकार के दोष होते हैं, तमाम प्रकार के दोष हैं, उनके बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया है किसकी वजह से बच्चे गलत उच्चारण करते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। पिछली क्लास में हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया हुआ है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात अपील करूंगा कि आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए और जो आपके पुराने संघाती हैं उनको भी शेयर करिए। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस शशि ग्रुप ऑफ टेट पर जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वे सभी टेट से ही संबंधित हैं, यानी टीचर से ही संबंधित सारी जानकारियाँ साझा की जाती हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और शेयर कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी अपील गलत नहीं जाएगी, आप लोग मेरी अपील को जरूर ध्यान देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने जब भी कभी अपील किया है आप लोगों ने मेरी बातों को नहीं टाला है। तो आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने पॉइंट पर। जैसा कि हमने हेडिंग में पहले ही बताया हुआ है कि उच्चारण संबंधी दोषों का कैसे निराकरण किया जा सकता है। तो एक तो पहला बिंदु अगर देखा जाए तो उच्चारण के अंगों की चिकित्सीय सहायता ले लेना चाहिए। देखिए, अगर किसी बच्चे में जैसे कि बोलने वाले जो पार्ट हैं, जैसे होंठ की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं, तालू की बात करते हैं, कंठ की बात करते हैं, अगर उन्हें बोलने में कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं या उनके जो बोलने वाले पार्ट हैं वे कहीं ना कहीं विकार हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों के लिए चिकित्सीय सहायता ले लेना चाहिए। उनके जो विकार पार्ट हैं बोलने वाले उनको सही करवा लेना चाहिए, कुल मिलाकर उनका डॉक्टरी इलाज करवा लेना चाहिए, और जिससे क्या होगा कि बच्चे शुद्ध बोल सकेंगे। ठीक है, तो अगर एक तरीके से किसी बच्चे में इस तरह की समस्याएं हैं तो हम क्या कर सकते हैं, चिकित्सीय सहायता लेकर उसकी जो समस्याएं हैं उसको खत्म कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि बच्चा शुद्ध आराम से बोल सकेगा, उच्चारण संबंधी उसके जो दोष हैं वो दूर हो सकेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली बातें जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे बिंदु आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। आपको लगता है यहाँ चिकित्सा की क्या ज़रूरत है, यहाँ डॉक्टरी की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वो आपको लगता है, लेकिन वो चीज़ें सही होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली बातें हमने आपको बताया कि उच्चारण अंगों की चिकित्सीय सहायता लिया जा सकता है और सहायता ली जा सकती है, और जिससे क्या होगा कि बच्चों में जो विकार है उस विकार को हटाया जा सकता है, और जिससे क्या होगा कि बच्चे आराम से बोल सकेंगे, यानी कि अच्छा उच्चारण भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। दूसरी बात करते हैं पुस्तकों के पाठ पर बल देना चाहिए। पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देना चाहिए, यानी कि जब पाठ का वाचन करवाया जाना चाहिए तो उसमें शुद्धता का जरूर ध्यान देना चाहिए, इस पर शुद्धता पर ज़्यादा बल देना चाहिए। मान सोचिए एक बार, आप एक टीचर हैं और आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी में मान लीजिए आप कविता पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आपको जरूर इस बात को ध्यान देना होगा, कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसी का अनुकरण कर रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसी का अनुकरण कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध पढ़ना चाहिए और बिल्कुल तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए पढ़ाने। कई बार क्या होता है, बिना तैयारी के हम चले जाते हैं पढ़ाने, तो फिर क्या होता है कि कई बार कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, और वही त्रुटियां क्या होता है कि बच्चे अनुकरण कर लेते हैं और वही त्रुटियां लंबे समय तक चलती रहती हैं, क्योंकि जैसे हमने कुछ गलत सीखा अपने टीचर से, तो फिर इसके बाद क्या है कि हमने किसी और, मैं आज टीचर बन गया, मैंने आपको गलत सिखा दिया, और यही कहानी हमेशा आगे तक चलती रहती है, और कई बार क्या होता है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, जब कोई ध्यान देता है तो उसको लगता है कि जो पढ़ाया गया था बिल्कुल गलत पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात को आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर उच्चारण संबंधित दोषों का निराकरण करना है तो उसके लिए हमें दूसरी विधि अपनाना पड़ेगा, पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देना पड़ेगा। तो पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर हमें बल देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात करते हैं, शुद्ध वाचन की बात करते हैं, तो जैसे दूसरा है वैसे तीसरा भी है, यानी कि शुद्ध वाचन करना चाहिए, शुद्ध पाठ करना चाहिए दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, चौथी बात करते हैं, तो भाषण यानी कि स्पीच की बात करते हैं।
भाषण एवं संवाद प्रतियोगिताएं भी करवानी चाहिए। तो जैसे स्पीच होता है, आपने देखा है अगर बच्चे स्पीच बोलते हैं तो फिर क्या होता है, उनमें जो त्रुटियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आप मंच पर बुलाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आप मंच पर बुलाते हैं तो बच्चा बोलेगा मंच पर कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए गांधी जी का टॉपिक है या नेहरू जी का टॉपिक है या सरदार वल्लभ भाई पटेल पर टॉपिक है या हमारे देश पर है या हमारे एनवायरनमेंट पर है, तो बच्चा अगर स्पीच दे रहा है, भाषण देने लगा है पूरी तैयारी के साथ, तो उसको कई बच्चे अनुकरण कर रहे हैं, तो उनमें भी जो बच्चे अनुकरण कर रहे हैं उनमें भी एक तरीके से क्या होगा, जो उच्चारण संबंधी जो दोष थे वे दूर हो सकेंगे। ठीक है, या एक तरीके से आप स्वयं स्पीच दे सकते हैं, आप स्वयं प्रतियोगिता करवा सकते हैं, संवाद प्रतियोगिताएं, जैसे कि एक दूसरे से आपस में बातचीत आप करवा सकते हैं, एक दूसरे से आपस में कन्वर्सेशन करवा सकते हैं, प्रतियोगिता करवा सकते हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या किया जा सकता है कि बच्चों में जो उच्चारण संबंधी दोष हैं उसका आप निराकरण करवा सकते हैं। तो बच्चों में उच्चारण संबंधी जो दोष है उसका आप निराकरण करवा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट मुझे पानी पीना पड़ेगा। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। तो फिर कहा जा रहा है, अगर देखा जाए तो अगला बिंदु कहा जा रहा है, अगले बिंदु में कहा जा रहा है कि ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान करवाना। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि में जो डिफरेंस है, जैसे कि स्वर और व्यंजन को ध्यान में रखकर उनमें एक तरीके डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो उच्चारण संबंधी जो दोष है वे उसका निराकरण हो पाएगा, यानी कि वो चीज़ें दूर हो पाएगी। अगर आप ध्वनियों में अंतर करवा देते हैं, जैसे मान लीजिए का कैसे बोलना है, खा कैसे बोलना है, जा कैसे बोलना है, झा कैसे बोलना है, ठीक है, और एक तरीके से शब्दों को लेकर आप अगर उसमें क्या होता है डिफ्रेंशिएट करवा देते हैं कि कौन से ध्वनि में किसको कैसे बोलना चाहिए, किसको कैसे एक तरीके से कहना चाहिए, यदि आप बता देते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में जो दोष संबंधी जो उच्चारण संबंधी दोष बच्चों में हो उसका निराकरण हो सकेगा या वो चीज़ें दूर हो सकेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहा जा रहा है कि विश्लेषण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर बच्चों में उच्चारण संबंधी दोषों का हमें निराकरण करना है, अगर बच्चों में उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण करना है तो हमें एक और विधि को भी अपनाना पड़ेगा, या हम एक और विधि अपना सकते हैं, विश्लेषण विधि। अब आप सोच रहे होंगे सर विश्लेषण विधि का क्या मतलब हो जाता है। देखिए विश्लेषण विधि का मतलब ये हो जाता है दोस्तों, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने एक शब्द लिख दिया श्रृंगार, हमने एक शब्द लिख दिया श्रृंगार लिख दिया, अब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो आप इसे क्या कर दीजिए, विस्तार में कर दीजिए, जैसे इसे क्या बोला जाएगा, स्त्रा बोला जाएगा, फिर आप री कर दीजिए, फिर अलग अलग। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा आप जैसे संधि विच्छेद आप करते हैं तो उस आधार पर आप इसे क्या कर सकते हैं, शब्दों को तोड़कर बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि बच्चों में जो त्रुटियां हैं वो दूर हो सकेंगी। तो उसमें उनमें क्या होगा, उच्चारण संबंधी जो दोष थे वे दूर हो सकेंगे, यानी कि उसका निराकरण आप करवा सकेंगे, यानी कि उसका निराकरण आप कर सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमें नेक्स्ट विधि अपनाना होगा या हम नेक्स्ट विधि को अपना सकते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा बच्चों में जो उच्चारण संबंधी जो दोष थे उसका हम निराकरण कर पाएंगे, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुकरण विधि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अनुकरण विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर अनुकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कॉपी करना। कहने का मतलब ये है कि आप एक शिक्षक हैं और सोचिए एक बार किसी स्कूल की क्लास में या किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे से ये कह सकते हैं कि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप दोहराते आइए, ठीक है। एक तो ये भी हो सकता है, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनते चलिए, ठीक है। तो दोनों बातें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कविता पढ़ाना शुरू किया और बच्चों से भी आपने बोल दिया कि जैसे पहली लाइन मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ वैसे ही आप क्या करिए उसको बोलते आइए, यानी कि हमें अनुकरण करते हुए आइए, तो उनमें जो उच्चारण संबंधी जो दोष है उसका निराकरण हो जाएगा दोस्तों।
तो एक तो अनुकरण विधि भी है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मानसिक संतुलन का प्रयास हम कर सकते हैं। मानसिक संतुलन का प्रयास कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे बच्चे होते हैं बड़ा ही डरते हैं, बड़ा ही संकोची किस्म के बच्चे होते हैं जो बोलने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और इसके वजह से भी क्या होता है कि वे उच्चारण को गलत करते हैं, यानी कि किसी भी शब्द को पढ़ने में क्या होता है वे हेजिटेट कर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनमें क्या आ जाता है उच्चारण संबंधित दोष आ जाता है। तो उनमें जो डर है उस डर को आप खत्म कर सकते हैं। अगर बच्चों में वो डर खत्म कर देते हैं तो बच्चे गलत नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल वे सही पढ़ने लगेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, उच्चारण संबंधी जो बच्चों में दोष है उसका आप निराकरण कर पाएंगे, यानी कि आप सफलता हासिल कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं वैयक्तिक एवं सामूहिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण करना है तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल रूप से भी और ग्रुप रूप से भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चों में उच्चारण संबंधी दोषों को दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप चाहें तो एक एक बच्चे को आप रीडिंग करवा सकते हैं और उनको ध्यान दे सकते हैं, या आप चाहे पूरे ग्रुप को एक तरीके से रीडिंग करवा के बच्चों में जो त्रुटियां हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। निर्भर आप पर करता है, समय आपका होगा और टीचर आप होंगे और सब कुछ आप होंगे, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कैसे बच्चों को सिखाना चाहेंगे। ठीक है, कैसे बच्चों में जो उच्चारण संबंधी दोष है उसका निराकरण आप कैसे करना चाहेंगे, ये सारा कुछ आप पर निर्भर करता है, आपके चयन पर निर्भर करता है। जैसा आप चयन करेंगे वैसे बच्चे सीखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट बातें देख लेते हैं। स्वराघात पर बल देना। स्वराघात बल का मतलब ये हो जाता है स्वर के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना। आपने देखा होगा, आपने देखा है कि कभी ऐसा नहीं है कि अ आ इ उ ए ऐ ओ औ जो होता है सीधा एक ही फ्लो में चलना होता है, नहीं, कहीं पर क्या होता है उतार होता है, तो कहीं पर उतार होता है तो कहीं पर चढ़ाव होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि कैसे आ बोला जाता है, कैसे ई बोला जाता है, कैसे उ बोला जाता है। ये सारी बातें आपको बताना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे भी गलतियां नहीं करेंगे, यानी कि उनमें जो उच्चारण संबंधी जो दोष है वो उसका निराकरण आप कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने आपको बताया 10 बिंदुओं के बारे में जो उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कर रहे हैं, यानी कि उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण में हमारी सहायता कर रहे हैं। हम इनमें से कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक विधि का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से अधिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा ध्येय ये है, हमारा लक्ष्य ये है, या हमारा लक्ष्य ये होगा कि बच्चों में जो उच्चारण संबंधी दोष है उसका निराकरण हम कैसे करें। ठीक है, इनमें से किसी भी विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मैं इसको रिवीजन करवाना चाहूँगा, इसलिए रिवीजन करवाना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पूरी तरीके से इस पर आपको पूरी तरीके से कंठस्थ हो जाए, यानी कि आपको याद हो जाए। ठीक है, और एक और बातें मैं कहना चाहूँगा, यदि क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से बोलिए कि यस सर हमें समझ में बातें आपकी आ रही हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि यस सर आप जो हमें समझा रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं बातें। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर भी एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर आपने जो हमें बताया वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा ये क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये सारी बातें याद हो जाए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कैसे किया जा सकता है। एक तो पहली बात हमने आपको बताया कि उच्चारण अंगों की चिकित्सीय सहायता लिया जा सकता है, और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल दिया जा सकता है, और तीसरी बातें हमने आपको बताया शुद्ध वाचन किया जा सकता है, और चौथी बातें हमने आपको बताया कि भाषा एवं संवाद प्रतियोगिताएं हम करवा सकते हैं, और पांचवी बातें हमने आपको बताया कि ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान करवा सकते हैं, यानी कि ध्वनि यंत्रों में हम अच्छा ज्ञान करवा सकते हैं। किसी चीज़ को कैसे बोलना चाहिए, उसकी क्या ध्वनि होती है, जैसे का की क्या ध्वनि होती है, खा की क्या ध्वनि होती है, या किसी शब्द की क्या ध्वनि होती है। जैसे श्रृंगार है तो इसको कैसे बोलना चाहिए, जैसे एक तरीके से समक्ष है उसको कैसे बोलना चाहिए, जैसे कक्षा की बात करते हैं उसको कैसे बोलना चाहिए, क्लास कैसे बोलना चाहिए। तमाम तरह के आप ध्वनि यंत्रों को अच्छा ज्ञान आप करा सकते हैं, जिससे बच्चों में जो दोष संबंधी जो उच्चारण संबंधी जो दोष है उसका आप निराकरण कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर हमने आपको बताया कि विश्लेषण विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, और विश्लेषण विधि का
मतलब ये हो जाता है कि आप किसी भी शब्द को तोड़कर बच्चों को सिखा सकते हैं, प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं या उनसे करवा सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि अनुकरण विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मानसिक संतुलन का भी आप एक तरीके से प्रयास कर सकते हैं, यानी इसको बना सकते हैं। जैसे जो बच्चे संकोची होते हैं उनमें जो डर होता है उस डर को आप निकाल सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि बच्चों में जो दोष, जो उच्चारण संबंधी जो दोष है उसका आप निराकरण कर लेंगे या निराकरण किया जा सकता है दोस्तों। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि वैयक्तिक एवं सामूहिक विधि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और स्वरघात पर भी बल दिया जा सकता है दोस्तों। तो ये रहे आपके बिंदुओं के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगली क्लास में भाषाई कौशलों से संबंधित विकार के बारे में, जैसे अपहिज्जा क्या होता है, अलेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, अप्रेक्सिया क्या होता है। अगली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज ही समझेंगे, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं अगली क्लास में।